हेलो फ्रेंड्स, कश्यप लाइब्रेरी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने सुबह ही आपको मैसेज में डाल दिया था कि आज बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की एक एमसीक्यू क्लास होगी जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जैसे समय मिलता जाएगा उस समय के हिसाब से और भी क्लासेज आती रहेंगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले ये अपना एक ऐप बन रहा है नया, उसका लोगो है और चैनल का लोगो भी इसी ही है। दूसरा ये क्यूआर कोड है जो ये इससे आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ, लाइब्रेरी साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट लाइब्रेरी, डिप्लोमा और बैचलर, इनसे संबंधित जानकारी मिलेगी। अगर किसी को 1 वीक सीरीज खरीदनी हो कोटा ओपन की, तो भी आप व्हाट्सएप के क्यूआर कोड को स्कैन करो और डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर लो। साथ में जुलाई 2024 और प्रवेश 17 जनवरी 2025 की असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए बैचलर लाइब्रेरी के, तो भी वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, और कश्यप लाइब्रेरी पॉइंट में आज सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व करेंगे आज से। आज का टॉपिक बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, आधार ग्रंथ सूची विवरण, इन प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपको व्याख्या के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, ये आज से हमारी एक नई सीरीज होगी और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी इसमें राजस्थान के जीके के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, यानी कि जो राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरी भर्ती है उसके अनुसार ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कैटालॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं: पुस्तकें बेचना, पुस्तकालय का विज्ञापन, उपयोगकर्ता को दस्तावेज खोजने में सहायता करना और रजिस्ट्रेशन करना। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कैटालॉग कहाँ पे काम करता है। लाइब्रेरी के अंदर काम होता है कैटालॉग का, तो पुस्तकें बेचना ऑप्शन गलत। पुस्तकालय का विज्ञापन, ये जो विज्ञापन का काम है ये बाहर का है, इसको गलत करो। रजिस्ट्रेशन करना ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। लास्ट ऑप्शन बचता है उपयोगकर्ता को दस्तावेज खोजने में सहायता करना। ठीक है, तो कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दस्तावेज खोजने में सहायता करना, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता रखा है पहले से ही। पुस्तकालय कैटलॉग उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देता है और ताकि वे शीर्षक, लेखक और विषय आदि के आधार पर सामग्री खोज सकें। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन आएगा, ओपेक का पूरा नाम क्या होता है। ओपेक का पूरा नाम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑफिशियल पब्लिक एक्सेस सेंटर, ओपन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन प्रोटेक्टेड एकेडमिक कैटलॉग। तो जैसा आप सभी को पता है, ओपेक का पूरा नाम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें जो किताबें होती हैं लाइब्रेरी के अंदर उसको इन और आउट, इन दोनों का काम करता है ये। ठीक है, कि लाइब्रेरी में किताबों के आदान प्रदान करने में और ये काम की आता है। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। उपयोगकर्ता पुस्तकालय के संसाधनों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है और ओपेक एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। कैटलॉगिंग में कौन सा कोड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो कि रंगनाथन ने बनाई है। AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स रिवाइज 2nd एडिशन। DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा कोड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैटलॉगिंग के लिए मान्य है। तो बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है तो AACR2 इसका उत्तर हो जाएगा। यह मानकीकृत कैटलॉगिंग कोड है जो विश्व स्तर पर प्रचलित है। CCC के निर्माता कौन है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि भारत में लाइब्रेरी के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन है और उन्होंने ही कॉलम क्लासिफिकेशन और CCC का निर्माण किया था। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा
डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था और 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत के प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षक थे। उन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है भारत में। ध्यान रखना, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान दिया था और भारत में पुस्तकालय व्यवसाय को उन्नत किया था। डॉक्टर रंगनाथन के योगदान क्या क्या है? इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में 5 नियम बनाए थे जिनकी कल्पना की और 1931 में इनकी किताब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रकाशित किया। कॉलम क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण प्रणाली को विकसित किया। इन्होंने जन ग्रंथालय विधेयकों का मसौदा तैयार किया, यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं उनका ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है। और जो मोबाइल लाइब्रेरी होती है इनके लिए एक नया शब्द लाइब्रेरी ऑन व्हील शब्द तैयार किया था। तो ध्यान रखना, जो मोस्ट पर्सन आएगा लाइब्रेरी ऑन व्हील शब्द किसने किन लाइब्रेरी के लिए किया था, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है। पुस्तकालय प्रणाली में बड़े पैमानों पर बदलाव लेके आए थे। सभी के लिए खुली पहुँच यानी कि ओपन एक्सेस का काम शुरू करने का श्रेय डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जाता है। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1892 को सियाली गांव मद्रास में हुआ था। इनका निधन 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में हुआ। ये गणित के प्रोफेसर थे और मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी को संगठित किया था। ठीक है। ग्रंथ सूची विवरण में क्या शामिल नहीं होता? अगला प्रश्न हमारा, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। ग्रंथ सूची विवरण में क्या शामिल नहीं होता? तो जैसा कि आप सभी को पता है, कैटलॉगिंग कोड CCC और AACR2 ये 2 अपनी ग्रंथ सूची विवरण होती हैं। ठीक है। बाकी का यूज अपन यहाँ पे नहीं करते। तो उसके अंदर क्या शामिल नहीं होता? ठीक है। सबसे पहला, लेखक का नाम। बिना लेखक के नाम की ग्रंथ सूची तैयार नहीं कर सकते। विषय वर्गीकरण, विषय का वर्गीकरण के बारे में, विषय के वर्गीकरण ग्रंथ सूची में शामिल नहीं होता। ठीक है। प्रकाशन की तिथि शामिल होती है। ISBN शामिल होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? विषय वर्गीकरण शामिल नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। ग्रंथ सूची विवरण में क्या शामिल होता है? लेखक, शीर्षक, प्रकाश और स्वर्ष आदि सब कुछ शामिल होता है, जबकि विषय वर्गीकरण ज्ञान संगठन की प्रक्रिया से संबंधित है, न कि विवरण से। ISBN का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल इंडियन सीरियल बुक नंबर, इंटरनेट स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल सीरियल बुक नोटेशन। ठीक है। तो ISBN का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, जो कि 13 अंकों का होता है और पहले ये 10 अंकों का होता था। उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि 10 अंकों का और 13 अंकों का होने के बाद ISBN नंबर के द्वारा हम किताबों को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है। अगला, एक कैटलॉग में एनोटेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए होता है? ठीक है। दस्तावेज को छुपाने के लिए, हाइड, समीक्षा, कमेंट, विषय जोड़ने, ऐड सब्जेक्ट, फोटो जोड़ने, ऐड इमेज। इनमें से कैटलॉग के अंदर एनोटेशन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है। तो एनोटेशन क्या होता है? कोई किसी ग्रंथ की अपन समीक्षा लिखते हैं, यानी कि कमेंट। ठीक है। तो समीक्षा जोड़ते हैं, कोई नया ग्रंथ आता है उसके ऊपर अपन अपनी समीक्षा देते हैं, नेगेटिव दे सकते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं। तो उस समीक्षा को देने के लिए एनोटेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समीक्षा देने के लिए। अब यहाँ पे इसका पूरा उत्तर मिल जाएगा आपको।
एक कैटलॉग में एनोटेशन का प्रयोग किस लिए होता है? समीक्षा देने के लिए। एनोटेशन पुस्तक के संक्षिप्त विवरण या समीक्षा को दर्शाता है ताकि उपयोगकर्ता पुस्तक की विषय वस्तु को समझ सके। एनोटेशन किसी पाठ या छवि या स्वयं नोट्स में नोट्स या टिप्पणियाँ जोड़ने का कार्य होता है। एनोटेशन से अर्थ स्पष्ट करने, समझ सुधारने और मुख्य बिंदुओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है। एनोटेशन के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे। पाठ एनोटेशन किसी पुस्तक या अन्य लिखित पाठ में जोड़े गए नोट्स। वेब एनोटेशन वेब दस्तावेज या दस्तावेजों के चयनित भाग में जोड़े गए नोट्स, यानी कि जो इंटरनेट के ऊपर जो कोई टॉपिक है उनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी या समीक्षा लिखनी है तो उसे वेब एनोटेशन कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आता है कोड एनोटेशन, यानी कोड में वेरिएबल, पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यूज में मेटा डेटा टैग जोड़े गए हैं, उसके लिए कोड एनोटेशन का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद होता है मैनुअल कैटलॉगिंग में कौन सा उपकरण शामिल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उसको देख कर के आंसर मिल जाएगा अपने को। इन्होंने बोला मैनुअल, और मैनुअल में क्या होता है कि अपन अपने हाथ से बनाते हैं, जो कैटलॉग अपन अपने हाथ से बना रहे हैं, मैनुअली रूप से तैयार कर रहे हैं, उनको मैनुअल कैटलॉगिंग कहेंगे। उसके अंदर अब कंप्यूटर का यूज होंगे तो स्वचालित आ जाएगा, मोबाइल का यूज करेंगे तो स्वचालित आ जाएगा, ओपेक का यूज करेंगे तो भी स्वचालित आ जाएगा। तो ऑप्शन बचता कौन सा? कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर। तो मैनुअल कैटलॉगिंग में कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कैटलॉग में एंट्री किस आधार पे की जाती है। ठीक है। कैटलॉग में एंट्री किस आधार पे की जाती है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है फॉर्मेट, सामग्री, उपयोगकर्ता की आवश्यकता, या दोनों, बी और सी दोनों में से। ठीक है। अब सबसे पहले कैटलॉग में एंट्री किस आधार पे की जाती है? फॉर्मेट तो फिक्स होता है, फॉर्मेट के आधार पे कोई एंट्री नहीं की जाती, यानी किताब का भी कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता कि ये किताब छोटी है, बड़ी है, कटी है, फटी है, कोई आधार नहीं होता। ठीक है। दूसरा है सामग्री, किताब की सामग्री कैसी है, किसके ऊपर लिखी गई है, किसने लिखी है, ये सब कुछ सामग्री के अंदर आता है। तीसरा ऑप्शन है उपयोगकर्ता की आवश्यकता, यानी जो रीडर्स हैं, पाठक हैं, उनको किस तरह की किताबें चाहिए, कौन कौन सी किताबें चाहिए, उसके आधार पर। तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों उत्तर रहेंगे, क्योंकि किताब की जो सामग्री होती है, यानी उसके अंदर क्या टॉपिक है, किसने लिखी है, क्या टाइटल वगैरह है, उसकी एंट्री की जाती है। साथ में जो रीडर्स हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एंट्री की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है ISBN कितने अंकों का होता है? 2024 तक का एक प्रश्न था, ये प्रश्न RSSB बोर्ड में आ चुका है। ठीक है। ISBN कितने अंकों का होता है? 2024 तक। इसके बाद अगर बढ़ता है तो उसके ऊपर और क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन 2007 से पहले ये 10 अंकों का होता था, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों दे रखे हैं इन्होंने, 10 और 13। फिलहाल वर्तमान में ये 13 अंकों का होता है, 2007 तक 10 अंक का होता था। ध्यान रखना, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है 2007 तक ISBN नंबर 10 अंकों का होता था। ठीक है। और इसमें यह 4 टुकड़ों में बटा होता है, हाइफन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। स्टार्टिंग का पॉइंट 979 के से शुरू होता है, या फिर एक और कोड आएगा उससे शुरू होएगा। उसके बाद जो पहला कोड आएगा वो किसी देश की पहचान के लिए निर्धारित होता है। ऐसे टोटल 5 हिस्सों में ये बटा होता है। तो आगे इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख लो, पहले ISBN 10 अंकों का होता था, लेकिन अब यह है 13 अंकों का कर दिया गया है, ताकि यह बारकोड प्रणाली से मेल खा सकें। ठीक है। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, पहले 10 अंकों का होता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से 13 अंकों का हो गया। अब सभी ISBN कोड 13 अंकों के होते हैं। विस्तार में जानकारी दे लीजिए। ISBN की गणना एक गणितीय फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। ठीक है।
ISBN में एक चेक अंक भी होता है जो हमेशा अंतिम अंक होता है, यानी कि जो लास्ट में डैश लगा हाइफन लगा के 0 कोड होता है वो चेक नंबर होता है। ISBN को अलग अलग लंबाई के 4 भागों में बांटा गया है। हर भाग को एक हाइफन से जोड़ा गया है, यानी माइनस वाला जो निशान होता है हाइफन उससे जोड़ा गया है। ISBN के पहले 3 अंक उपसर्ग तत्व होते हैं, यानी कि 979 या 978 ये उपसर्ग तत्व होते हैं। इनके बिना हाइफन ये ISBN कोड स्टार्ट शुरू नहीं हो सकता, इसके बाद ही हाइफन लगेगा और उसके बाद ही ISBN नंबर शुरू होएगा। ठीक है, ISBN के बाद के अंक ये बताते हैं किताब किस देश किस भाषा क्षेत्र में प्रकाशित हुई है। ISBN के बाद के अंक यह भी बताते हैं कि किताब किस प्रकाशक या छाप से प्रकाशित हुई है। ISBN के अंक यह भी बताते हैं कि किताब का कौन सा संस्करण और प्रारूप हमारे पास है। अगर आपको 10 अंकों का ISBN नंबर भी मिल जाए, अगर कोई पुरानी किताब है आपके पास, तो एक वेबसाइट होती है ISBN कन्वर्टर के नाम से, ठीक है, तो उस पे 13 अंकों का फॉर्मेट में आप उसे बदल सकते हो। ISBN नंबर क्या है, अब इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही ये क्लास एंड होगी। ISBN नंबर एक किताब के पिछले कवर पर काले पृष्ठ और सफ़ेद बारकोड में बगल में संख्याओं का एक सेट देखने को मिलता है, उसे ISBN नंबर ही कहते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है, और जिसे पुस्तक संख्या। ISBN किसी प्रकाशित पुस्तक की पहचान करना आसान बनाता है। यह कोड आमतौर 10 अंकों या 13 अंकों का होता है। यह आपको पुस्तक का सटीक संस्करण खोजने में मदद करता है, इसलिए पुस्तक खरीदने या बेचने के लिए ISBN द्वारा पुस्तक खोज आवश्यक हो जाती है। अब जो बुक देखी होगी आपने, उस बुक के पीछे ये नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो 978 है ये तो हो गया उपसर्ग तत्व, ठीक है। फिर -3 यहाँ पे पता चलता है ये किस देश से निकली हुई किताब है। फिर -16 है, जैसे इसमें ये यहाँ का प्रकाशक की छाप वगैरह बताती है। फिर जो लास्ट के ये 5 अंक हैं ये बताती है कौन से संस्करण में किताबें वगैरह आई हैं। और चेक संख्या जो कि जो लास्ट का 0 दिख रहा है आपको, ये चेक नंबर होता है इसमें। तो ISBN नंबर एक अद्वितीय पहचान की जो चीज़ होती है, सबसे किसी पुस्तक के प्रत्येक संस्करण को सौंपी जाती है। ठीक है, ध्यान देना, प्रत्येक संस्करण की अलग ISBN नंबर होगा। ठीक है, इसमें 5 तत्व होते हैं जिन्हें आमतौर पर रिक्त स्थान या हाइफन द्वारा अलग किया जाता है। ये है ISBN नंबर हो गया। ISBN का अर्थ इस प्रकार है। उपसर्ग तत्व एक 3 अंकीय कोड होता है। वर्तमान में 978 या 979 को जो उपयोग की जा रही सटीक प्रणाली को इंगित करता है। पंजीकरण समूह, यानी कि जो 978 के बाद जो स्टार्टिंग का अंक आएगा वो होता है पंजीकरण समूह। 1 से 5 अंक तक का होता है, किसी विशिष्ट देश, भौगोलिक क्षेत्र या भाषा की क्षेत्र की पहचान करता है। उसके बाद दूसरा आता है पंजीयक तत्व, 7 अंक तक होता है ये, ठीक है, मतलब बड़े टुकड़ों में भी हो जाता है। पुस्तक के लिए जिम्मेदार विशेष प्रकाशक या छाप की पहचान करता है। उसके बाद आता है प्रकाशन तत्व, यानी विशिष्ट संस्करण और प्रारूप को अलग करता है। उसके बाद आता है चेक संख्या, चेक अंक, ये अंतिम एक अंक होता है जो संपूर्ण संख्या के गणितीय सत्यापन के रूप में कार्य करता है। जो आपने ये इस ISBN नंबर में लास्ट वाला नंबर देख रहे हो, ये होता है चेक नंबर, ठीक है। और अब इस तरीके से आप पता कर सकते हो ISBN किसी किताब के बारे में हमें क्या सूचनाएं दे रहा है, कहाँ से किताब आई है और कहाँ किसने छापी प्रकाशित की है, अपन सब जानकारी देख सकते हैं। ISBN की लंबाई तत्वों के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में ये वाली लंबाई ही चल रही है, ठीक है। और आपसे आशा यही है कि अगर इस क्लास को जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उसी के आधार पर आगे जो क्लास तैयार करेंगे वो लेकर के आएंगे, ठीक है। और ये अपना कश्यप लाइब्रेरी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कश्यप लाइब्रेरी पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जैसे कि आपको शुरू में ही बता दिया था, अगर किसी भी स्टूडेंट को BLIS के जुलाई 2024, ध्यान देना जुलाई 2024 और जनवरी 2025 फर्स्ट सेमेस्टर के अगर असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर,
ठीक है, जो कि मैंने व्हाट्सएप का कोड लगा रखा है शुरू में, PDF के शुरुआत में ही मैंने व्हाट्सएप का कोड लगाया है, उसे आप स्कैन करके जो ये वाला कोड देख रहे हो आप, इस कोड को स्कैन करना और डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे। वहाँ से अगर आपको 1 वीक सीरीज़ ख़रीदनी है या फिर आपको असाइनमेंट ख़रीदनी है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और कुछ ही समय बाद हमारा एक ऐप आने वाला है जिसका लोगो तैयार हो चुका है, ऐप का काम पूरा होने वाला है, उस पर भी असाइनमेंट वगैरह आप डायरेक्ट ले सकते हो, 1 वीक सीरीज़ डायरेक्ट ले सकते हो। सभी क्लासों के नोट्स जो हम बना रहे हैं उनको भी यहाँ पे फ्री में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी यूट्यूब पे वीडियो इन सभी को भी इसी ऐप पे अपलोड किया जाएगा आगे से। जैसे ऐप लॉन्च होएगा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे कि आप सभी ऐप डाउनलोड कर सको, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।